सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अनाउंसमेंट वीडियो देख ही लिया था कि दोस्तों हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 1 सब्जेक्ट के 6 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें आपको 6 वीडियो कंटिन्यूअसली मिलने वाले हैं, जिसमें हर चैप्टर के लगातार वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 के एमसीक्यूज हो, क्वेश्चन नंबर 1B के 1 मार्क्स को, क्वेश्चन नंबर 2A की एक्टिविटी हो, और ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कराएंगे, जो कि कुछ प्रीवियसली पूछे हुए क्वेश्चंस भी है, कुछ क्वेश्चन बैंक जो पहले से आता था उसके भी है। तो ये जो कंटेंट जो कि आप अभी थोड़ी देर में देखोगे, ये सारे कंटेंट जो है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, जो कि एक टाइम पे हमारे ऐप के ऊपर एक बैच था जिसका नाम है परिश्रम बैच, उसके कंटेंट है। तो हमने ऑलरेडी उस लॉन्चिंग वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे हम उस जो ऐप के कंटेंट है उसको हम इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहे हैं, जो कि बहुत पहले बनाया था। तो ऑलरेडी 1.5 साल 2 साल हो चुका है उस चीज़ को, लेकिन ये जो वीडियो आपको देखने अभी मिल रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चैप्टर्स के वीडियोस देखेंगे एक एक करके, तो फटाफट से देखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के ऐसे लगातार वीडियोस आते रहेंगे। तो देखना स्टार्ट कीजिए और जरूर से हमें सपोर्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारे इन वीडियोस को जरूर से शेयर कीजिए और उनको बोलना इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन कर ले। ठीक है, शुरुआत करेंगे। अगेन जैसे कि आप जानते हो कि जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न आता है, हम उसी प्रकार से इस परिश्रम बैच के अंदर वीडियोस जो है आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है आप लोग का MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1A होता है आपका, नॉर्मल तौर पे अगर मैं बात करूं तो वो आपका 4 ऑप्शन के साथ वाला क्वेश्चन होता है, यानी MCQ होता है, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो हो सकता है इस चैप्टर में से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने मिल जाए। तो मैं यहां पे आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें से कोई एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर इसके जैसा ही सेम एग्जांपल आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में देखने मिल जाएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर आप ध्यान दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल इक्वेशन होता है, अगर आप ध्यान दोगे, जो कि होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्मूला या फिर जनरल इक्वेशन बोल लो तो वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। करेक्ट, यही होता है। यानी कि इसमें मैक्सिमम डिग्री अगर आप देखोगे, मैक्सिमम पावर देख लोगे, तो यहां पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि जिसके पास 2 रहेगा वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा वही होगा, क्योंकि बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। पहले हम ये चेक करते हैं कि किसके पास 2 है क्या। तो यहां पे आप देखोगे तो 3 है, ये तो डायरेक्टली हमारा आंसर नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो 4 है, ये हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं है। यहां पे तो है ही नहीं पावर, सिंगल पावर, तो ये तो आंसर ही नहीं है। तो जब 3 हमको पता चल गया कि आंसर ही नहीं, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। खाली पीले टाइम क्यों वेस्ट करना बाकी चीज देखने में? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज 3x² - 2x - 5 = 0, जो कि इसके जैसा ही दिख रहा है, बस प्लस का माइनस है तो वो चलता है, प्लस माइनस चलेगा। लेकिन वैल्यू आप देखोगे तो ये भी ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन के जैसा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, यहां पे आप देखोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, हमको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हमें क्या बताना है? यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का क्या बताना है? वैल्यू बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? b² - 4ac, यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है? b² - 4ac का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो पहली बात तो b² - 4ac निकालने के लिए आपको a, b और c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहां इक्वेशन को अगर हम हमारे जनरल इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा a, b और c का वैल्यू मिलेगा। तो क्या है हमारा वैल्यू? देखना ध्यान से, a का वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है, मतलब a = 1, b का वैल्यू यहां पे क्या है? -4, और c की जगह पे क्या है? -3। तो abc का वैल्यू मिल गया। डाल दो b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा? b² - 4ac दैट विल बी इक्वल टू, b कितना है? -4, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय c कितना है? -3 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आएगा -4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -4, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट 12। तो ये हो जाएगा +12। तो 16 + 12 यानी कि 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 28। तो हमारा 28 है क्या ऑप्शन में? आप देखोगे, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमारा जो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है, यानी b² - 4ac का जो वैल्यू है वो 28 है, जो कि आपके ऑप्शन में है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है, कितना इजी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, हमारे और क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एग्जाम में और कैसे आ सकते हैं? देखो, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है 1 सेंटेंस में, माफ कीजिएगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो कि फाइंड के
के आपको निकालना है, बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये वर्ड ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है? आपका अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, देखो मैं आपको एक कंडीशन लिख के दे देता हूं यहां पे, अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होता है, अगर वो लेस देन 0 होता है तो वो होता है दोस्तों नॉट रियल। करेक्ट, नॉट रियल होता है। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो वो रियल तो होता है लेकिन अनइक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया, मतलब वो रियल भी है और इक्वल भी है, तो यहां पे ऑलरेडी उन्होंने लिख के रख दिया है कि ये रियल है, इक्वल है, यानी कि इस चीज का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे सबसे पहले इसका मैं अगर निकालने की कोशिश करूं सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं तो इसके लिए a कितना हो जाएगा? a कितना है 1, b कितना है मेरा 4 है, ठीक है, c कितना है k है। तो अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालू, ठीक है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालू तो b मेरे लिए 4 है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय c कितना है k, c की जगह पे क्या लिखूंगा k, तो क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, और ये हमको पता है कि जब ये रियल एंड इक्वल है तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो ये इक्वल टू 0 कर दो इसको, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे ध्यान से, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 मल्टीप्लाई बाय के 4k, तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, इज इक्वल टू 16, यानी k इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, यानी k इज इक्वल टू 4, k का वैल्यू क्या आएगा 4। ये मैंने थोड़ा सा रफ में सॉल्व किया है, वैसे तो आप समझदार हो ही बाकी चीजों के लिए, तो मतलब इसका आंसर हमने कैसे निकाला ये आपको पता चला। तो k का वैल्यू 4 है, तो ऑप्शन में देखो 4 है क्या, a 1 है 2 है 3 है 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये मेरा 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हो। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि k निकालो और आपको बोला रहेगा कि रूट जो है वो इक्वल है या फिर रियल इक्वल है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि रियल एंड अनइक्वल है, या फिर पूछा जाएगा नॉट रियल। तो आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि अगर ज्यादातर क्वेश्चन यही आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 होता है, तो यही आएगा, इसको लिख के रख लो। बस नंबर्स हो सकते हैं, इक्वेशन जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं या फिर सेम ही आ सकता है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करके लेना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे, बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स -3 एंड -5। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से ऐसे फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है -3 और -5। रूट्स मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज अगर आपको पता होगा, जो कि बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा, तो रूट्स को हम लोग नॉर्मली अल्फा और बीटा से भी डिनोट करते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। अल्फा प्लस नहीं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं, वो एक अलग चीज है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेशनशिप बताता है। लेकिन यहां पे हमको यह बताना है कि इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है -3 और -5 के, वो कौन है। तो वो कौन होगा, अगर ये इसके रूट्स हैं, इनमें से चारों में से किसी एक इक्वेशन के अगर ये रूट्स है, इसका मतलब x का वैल्यू -3 और -5 जिसमें भी मैं डालूंगा वो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब अगर मैं पहले में डाल के देखूं, जो कि x के जगह पे -3 और एक बार -5 मुझे डालना है, तो x के जगह पे अगर मैं -3 डालूं तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, हमने बस क्या किया, यहां पे x के जगह पे -3 जो कि पहला वैल्यू है वो डाल के देखता हूं। तो -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 8 3 जा 24, तो -24 हो गया, और प्लस 15, तो 9 - 24 इज -15, -15 प्लस 15 इज 0, तो मतलब हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब हमने x का वैल्यू -3 डाला तो 0 आ गया, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, -3 डाला पहले वाले में तो आ गया। और अगर हम -5 ही डालते हैं और फिर से 0 आ जाता है, मतलब यही हमारा आंसर है, बाकी तीनों को देखने की जरूरत नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, चेक करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, इसमें अभी -3 डाल के देख लिया, अब -5 डाल के देखता हूं। तो x के जगह पे -5 डालूंगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर होता है 25, 8 - 40, 8 5 -40 और प्लस 15, ठीक है। देखो चेक करो, ठीक है, चेक करो, 25 - 40 कितना होता है -15, और ये प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ये भी हो गया -15 प्लस 15 यानी 0 और भी इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही जो मेरे रूट्स है वो इसमें अगर मैं डालूंगा तो मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यही मेरा आंसर है। तो इक्वेशन नंबर 1 इज द आंसर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है ये वो है, ठीक है। -3 एंड -5 किसके रूट्स है, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, इसके है, बाकी तीनों आंसर नहीं है। पहले में आ गया सोचो लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, क्योंकि हर एक में डालने जाओगे टाइम लगेगा। तो नॉर्मली इस प्रकार से करना,
थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस है, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कोई दो चीज माइनस में है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है। तो कोशिश ये करना थोड़ा डालने की, लेकिन बाकी सब में वैल्यू सेम प्रकार के डाल के चेक कर सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 1B। अब क्वेश्चन नंबर 1A में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर इस चैप्टर में से आया तो वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है, इसमें भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि अगेन 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 4 मार्क्स के लिए आता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो हो सकता है कि अगर आपको 4 क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपको यहां पे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से हो सकते हैं, तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन लाया हूं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे डिटरमाइन 2 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x - 5 = 0 और नॉट। हमें देखना है कि 2 जो है वो इसका रूट है कि नहीं। तो चलो x की जगह पे 2 डाल के देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इस चीज को मैं नीचे लेता हूं, इस चीज को मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूं आप लोग के लिए, कन्वीनियंस के लिए, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। अब देखो यहां पे ध्यान से, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इस इक्वेशन में 2 का वैल्यू x के जगह पे 2 डालूंगा। तो x के जगह पे 2 डाला -5, फिर x के जगह पे 2 डाला, सॉरी x के जगह पे 2 डाला, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 = 0 आ गया मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 = 0 नहीं आया मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 4 हो गया -10 = 0। तो ये क्या हो गया, 4 - 10 -6 = 0। तो 0 इक्वल टू होता है क्या, तो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 इज ए नॉट इक्वेशन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इज नॉट अ रूट, 2 हमारा रूट नहीं है, नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन जो कि है 2x - 5x = 0। ठीक है, तो वही पूछा था, है कि नहीं वो बताओ। तो इसे नहीं है भैया, इक्वेशन का रूट 2 नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ है। अब यहां पे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखोगे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, राइट रूट्स ऑफ p - 5 मल्टीप्लाई बाय p + 3 = 0। इसके रूट्स बताने कहीं ना कहीं यहां पे p लिखा हुआ है ना, तो यानी कि p के वैल्यू निकालने। रूट्स मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे इक्वेशन में x है तो x इज द रूट ना, x ही मेरा रूट बनेगा। जैसे ये p है तो p का रूट क्या आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले p - 5 p + 3 = 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, p - 5 ये पूरा = 0 लिख सकता हूं। तो p - 5 = 0, ये = 0 हो सकता है, वैसे p + 3 = 0 भी हो सकता है। तो और p + 3 = 0, ये दोनों ही एक दूसरे को = 0 करेंगे। तो p - 5 = 0 यानी p = 5 हो गया बीच में, और p + 3 = 0 यानी p = -3 हो गया। आगे दो आंसर, कितना इजी है, कितना इजी है देख सकते हो आप लोग, p = 5 और p = -3। दिस इज द 2 रूट्स जो इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे। कितना इजीली आ गया, समझ में आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, जो कि है दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत मजेदार भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये चीज को देख के, थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे कि आपको क्या बोल रहा है कि ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऑब्टेन मतलब क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, बनाओ, जो भी है। हुज रूट्स दिया हुआ है -3 और -7। जैसे मैंने बोला रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ये अल्फा और बीटा हो गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको याद होगा एक फॉर्मूला था हमारा, एक फॉर्मूला था, रिलेशन जब हमने पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ, जब हमने रूट्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो आपको याद होगा। तो एक इक्वेशन था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो वो कैसे बनता है दोस्तों, x² - अल्फा + बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही हमारा फॉर्मूला था, करेक्ट है। अगर आप अच्छी तरीके से सोच पा रहे हो और आपको याद आ रहा है, दैट इज x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, तो ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लो। तो अल्फा 3 है, बीटा -7 है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले ही। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 और -7 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और अल्फा और बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी अल्फा डॉट बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों के ही वैल्यू है, इसमें डाल देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है, -10 है। तो वो -10 है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +10 और ये x, तो ये हो गया x² माइनस इसका 10 आ गया और ये x आ गया, तो +10x हो गया, प्लस इंटू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 21 है, तो +21 इज इक्वल टू 0। और ये आप देख सकते हो, तो ये एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, जो कि है x² + 10x + 21 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो हमें पूछा था ना कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, तो हमने अल्फा और बीटा यानी सिर्फ रूट्स का इस्तेमाल करके हमने एक इक्वेशन बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, जो कि है x² + 10x + 21 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है,
क्लियर है यहां तक? इतना इजी और इससे सिंपल एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता जो कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है, वो पहला जो ए क्वेश्चन होता है वो होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो जनरली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो आपको कोई 2 करना है, यानी 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस चैप्टर में से पूछेगा, तो आपके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हो क्या होता है नॉर्मल तौर पे, कि आपको मिडिल टर्म जो होता है उसको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो यहां पे आप देखोगे तो ये x स्क्वायर है और ये -20 है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके -20 और x स्क्वायर यानी -20x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको 2 टर्म में स्प्लिट करना है, जिसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। ये हमने पढ़ा है, रूल है यार, ये तो बेसिक रूल है, मतलब इतना भी मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने तो चैप्टर पढ़ा होगा, ये ऑब्वियसली आपका रिवीजन है एक तरीके से। तो यहां पे -20 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, प्लस करके 8 आना चाहिए। देखो 20 मल्टीप्लाई करके कब आता है, 4 5 20 होता है, तो 4 और 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 5 को प्लस करूंगा तो 8 नहीं आएगा, 4 और 5 को प्लस करूंगा तो 9 आएगा, या फिर माइनस भी करूंगा तो 5 - 4 1 ही आएगा। तो मतलब 4 और 5 हम लोग फैक्टर नहीं ले सकते। तो आप सोचो 20 को और कैसे ला सकते हैं, कौन से टेबल में 20 आ सकता है। अब आपको पता है 10 2 20 होता है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 20 होता है। तो अगर मुझे -20 लाना है तो मुझे दोनों में से किसी एक को माइनस देना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 8 लाना है, तो 10 को अगर 2 से माइनस करूं तो 10 - 2 मेरा कितना होता है, 10 - 2 8 होता है, मतलब ये आ सकता है। तो 10x - 2x करूंगा तो 8x आ जाएगा, यानी कि प्लस करके माइनस करके हमारा मिडिल टर्म आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -20x स्क्वायर आना चाहिए। तो आ रहा है क्या, 10x मल्टीप्लाई बाय -2x मतलब -20x स्क्वायर आ रहा है। मतलब हमारे 2 टर्म कौन से हो गए, 10x और -2x। तो चलो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग। तो पहला टर्म सेम रहता है x स्क्वायर, इस 8x के जगह पे ये दोनों लिखोगे आप, जो कि है प्लस 10x और बीच में -2x। फिर तीसरा टर्म सेम एज इट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों का ग्रुप बना लो, इसका और इसका ग्रुप। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 10 हो गया। यहां पे -2 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 10 हो गया। करेक्ट है, इज इक्वल टू 0। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था, अगर आपको नहीं याद है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था। क्या सिखाया था दोस्तों, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है फैक्टराइजेशन मेथड में, याद रखना। तो चलो आप देखो, तो ये दोनों सेम है, तो एक बार लिख लो x प्लस 10, फिर ये x और ये -2 को एक ब्रैकेट में लिख दो, x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एक बार, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 एक बार, बीच में और डालते हैं हम लोग, और x - 2 इज इक्वल टू 0 एक बार। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -10, ठीक है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 आंसर आ गया। तो हमारा फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व किया और हमारे 2 आंसर आ गए, जो कि आ गए दोस्तों x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 2। करेक्ट है, कितना सिंपल था। सोचो फैक्टराइजेशन मेथड, 2 मार्क्स एक्टिविटी बेस आएंगे, जिसमें आपको ये ऑलरेडी सॉल्व किया रहेगा। एक्टिविटी बेस का एक फायदा क्या होता है कि ऑलरेडी वो सॉल्व किया रहता है, बस बीच बीच में क्या होता है, ब्रैकेट्स बने होते हैं। करेक्ट है, वो आपको लिखना है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपके लिए क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, जो कि दिया हुआ है फाइंड के। आपको के का वैल्यू निकालना है। देखो इस चैप्टर में के वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, जो कि है फाइंड के इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, इज इक्वल टू 0 दिया, और इस -6 दिया, मतलब ये -6 आपको क्या दिया, एक रूट दिया हुआ, यानी कि इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम -6 डाल सकते हैं। तो चलो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि है x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0, जिसमें एक रूट हमें -6 दिया है, मतलब k के जगह पे, सॉरी x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे। तो x के जगह पे क्या लिख दो, -6 लिख दो। तो -6 को स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि है -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। समझ में आया यहां तक? 6 मल्टीप्लाई बाय k यानी कितना हो जाएगा, -6k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ये 54 नंबर है, 36 नंबर है, ये 54 और 36 प्लस हो जाएंगे ना, इक्वल टू 0 तो बच गया, वो लिख दो। 54 और 36 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 54 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, -6k पहले से ही था, 36 प्लस 54 कितना होता है, 90, और उधर भेज दो 90 को, तो ये हो जाएगा -90। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने इक्वल के पास भेज दिया, तो इधर जो प्लस 90 हो रहा था वो उधर जाके -90 हो गया। अब -6k इज इक्वल टू 90, तो k विल बी इक्वल टू 90/6 हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 90/6 बचा, 6 1 6, 6 15 90, यानी k का वैल्यू आ गया 15। ठीक है, k का वैल्यू कितना आ गया, 15। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप कितना सिंपल तरीके से और एकदम इजी तरीके से आप जो है
आंसर निकाल सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। बस फर्क क्या रहेगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चेंजेस आता है, हो सकता है कुछ रूट्स में चेंजेस आता है, हो सकता है सेम भी आ जाए। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लो, डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में अगर जाते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 बी देखोगे तो जो कि अगेन 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, एनी 4 दिया हुआ है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आ सकता है, जो कि दोस्तों पहला क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इट इज रिटन ओवर हियर। मतलब आपको इस चीज को भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आप जानते हो सबसे पहले कि पहला टर्म और दूसरा टर्म, जो सॉरी पहला और तीसरा टर्म को क्या मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में -20 हो जाएगा, -20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको मिडल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि प्लस करके माइनस करके मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए। तो आप क्या ले सकते हो, तो देखो हमने 10 और 2 लिया था, इसके जैसा ही एग्जांपल था वो भी। तो 10 और 2 लिया था, लेकिन हमें बीच में क्या चाहिए था, 8 चाहिए था। यहां पे 1 चाहिए, 1x है ना, सिर्फ x है। तो हम लोग 5 और 4 ले सकते हैं। मुझे पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 20 आएगा, लेकिन हमको माइनस चाहिए और यहां पे पॉजिटिव चाहिए, मतलब छोटा नंबर को माइनस दे दो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 5x को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, -4x को, तो -20x स्क्वायर आ जाएगा, और 5x को 4x से माइनस करूंगा तो x भी आ जाएगा। मतलब ये दोनों मेरे क्या हो गए, मिडल टर्म हो गए। स्प्लिट कर दिया हमने इस प्रकार से। स्प्लिट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर पहला सेम रहता है, खाली मिडल टर्म की जगह पे वो दोनों लिखोगे, जो कि है दोस्तों +5x - 4x लिख दिया। फिर ये -20 थर्ड टर्म वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो का ग्रुप बना दो, ये दोनों का ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप। इसमें कॉमन क्या निकलता है, x कॉमन निकलता है, तो हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे माइनस, इन दोनों में कॉमन 4 है, तो ये बचेगा x + 5। और जैसा मैंने बोला था कि दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार इन दोनों कॉमन वाले को एक साथ लिख दो, जो कि हो जाएगा x + 5। ठीक है, और ये x - 4 जो है, इसको भी एक ब्रैकेट बना दो, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल 0 दे दो, तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0, बीच में और लिखा जाता है, और यहाँ पे x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों x इज इक्वल टू -5। ये आ गया हमारा पहला आंसर, x इज इक्वल टू -5, और दूसरा वाला x - 4 है, तो ये -4 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दैट इज x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 4। मतलब आंसर इज नथिंग बट -5 एंड 4। तो दिस इज द 2 रूट्स जो हमें मिला है, विच वी गॉट आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, करेक्ट है? क्लियर आ गया? तो आपको 2 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। कितना इजी था, जो कि आप देख सकते हो, 2 मार्क्स आप यहां से चुटकी बजाते ही निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 बी का, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आप देख पा रहे हो, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर निकालना है। तो ऑलरेडी मैंने आपको 3 चीज बताई है नेचर के केस में। क्या बताई है कि अगर b² - 4ac छोटा आता है 0 से, तो वो क्या होता है, नॉट रियल। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर b² - 4ac का वैल्यू आप निकालते हो, वो बड़ा है 0 से, तो वो क्या है, रियल है, लेकिन अनइक्वल है। ठीक है, समझ में आया? ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं। और अगर बाई चांस b² - 4ac का वैल्यू आप निकालते हो, वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो रियल भी है और साथ ही में इक्वल भी है, रियल एंड इक्वल। तो चलो ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहां पे 2x² - 7x + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज रिटन ओवर हियर। अब यहां पे हम कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से। तो कंपेयर करो, कंपेयर विथ आवर जनरल इक्वेशन। क्या है हमारा जनरल इक्वेशन, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लोगे, a की जगह पे क्या लिखा है 2, यानी a इज इक्वल टू 2 हो गया। b की जगह पे क्या लिखा है -7, यानी b इज इक्वल टू -7 हो गया। c की जगह पे 2 लिखा है, यानी कि c इज इक्वल टू 2 हो गया। a b c के वैल्यू मिल गए। अब हम निकालेंगे हमारा b² - 4ac का वैल्यू। तो चलो निकालते हैं b² - 4ac का वैल्यू। तो b कौन है, -7, इसका स्क्वायर डाल दो, -4 मल्टीप्लाई बाय a कितना है हमारे पास 2, मल्टीप्लाई बाय c कितना है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 49, 4 2 8, 8 2 16, 49 - 16, तो कितना आ रहा है, 49 में से 16 निकालो, कितना बच रहा है, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 बच रहा है, करेक्ट है। तो हमारा b² - 4ac इज इक्वल टू 33 आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर, इसका नेचर हमें पूछा है ना, डिटरमाइन द नेचर। तो देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स क्या है, 0 से अगर बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो क्या होता है, इट इज रियल एंड अनइक्वल। तो ये नेचर ऑफ रूट्स आर क्या है, रियल एंड अनइक्वल। ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आगे आंसर 2 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। बस आपको क्या बताना था, नेचर बताना था, बता दिया आपने। रियल है लेकिन अनइक्वल है, क्योंकि 0 नहीं आया। समझ में आ गया?
क्लियर है यहां तक? बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है आपको? करेक्ट है, देख सकते हो आप लोग। क्लियर हो गया? चलो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब देखो, अगर इस चैप्टर में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3A में से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो जनरली 3 मार्क्स का होता है, पर 2 आपको सॉल्व करना होता है, तो 6 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में से कोई आएगा तो एक ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करेक्ट है? तो आपको मैं 1 से 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, अगर आएगा इस क्वेश्चन में तो बन जाएगा वो चीज, और आप अच्छी तरीके से देख लेना। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, बोला है उसको पढ़ते हैं। एक रूट दिया हुआ है, 1 रूट ऑफ इक्वेशन। ये क्या है आपके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका एक रूट दिया हुआ है जो कि 3। एक रूट दिया है मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स मतलब वेरिएबल जो है, यानी कि x जो है, k तो निकालना ही है, लेकिन इसका एक रूट दिया है, मतलब इसमें जो x है इसका वैल्यू दिया हुआ है, इस दिया है 3 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह पे 3 पुट करेंगे। तो डाल दो वैल्यू, फटाफट से पुट करो। तो k तो वैसे ही x के जगह पे 3 पुट किया, माइनस 10 x के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं हम लोग, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय के 9k हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 9k माइनस 30 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों, माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो गया। करेक्ट है? माइनस 27 को 0 के पास भेज दो तो ये 9k वैसे ही था, माइनस 27 उधर जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 27 अपॉन 9। तो देयरफॉर आपका k का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। कितना इजी और कितना ज्यादा सिंपल एग्जांपल, जो कि आप देख सकते हो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है अगर आया तो बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि यार इतना सिंपल आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। और जैसा मैंने बोला कि इफ यू नो द मेथड, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जांपल ना इन एनी चैप्टर, तो आपके लिए सब इजी है यार। मैथ्स बहुत इजी होता है, लेकिन बस लोग उसको हार्ड बना देते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 3 ए, जो कि एक्टिविटी बेस होगा, इसमें भी बीच बीच में कहीं बॉक्सेस बने होंगे। मैं तो पूरा सॉल्व कराता हूं आपको, आप जानते ही हो, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको कहीं बॉक्सेस बने हो और वहां पे आपको वैल्यूज लिखने हो। तो एक्टिविटी बेस में आपको 3 मार्क्स आराम से बन सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, अगले टाइप के क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि है सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। अब ये है क्या भाई, फॉर्मूला मेथड क्या होता है? लॉजिक है। तो फॉर्मूला मेथड समझेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि फॉर्मूला मेथड होता क्या है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो एक फॉर्मूला था हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग को वो चीज करना है, मतलब फॉर्मूला मेथड डालेंगे और वैल्यू निकालेंगे। लेकिन फॉर्मूला मेथड डालने के पहले हमें कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए, जो कि है एबीसी और डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, सॉरी नॉट डिटरमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। देखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे हमारा इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो सबसे पहले। तो कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन कर रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है ये आप जानते हो, जो कि होता है दोस्तों ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर अगर हम करेंगे तो a के जगह पे 2 लिखा हुआ है, यानी a इज इक्वल टू 2, b के जगह पे 13 है तो b इज इक्वल टू 13 हो गया, और c के जगह पे 15 लिखा हुआ है। तो a b c के वैल्यू मिल गए। अब हम निकालेंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, जो कि होगा दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो डालते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a 2 है और c 15 है। तो चलो सॉल्व कर लो। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 4 2 जा 8 और 15 8 जा होता है 120 आई गेस। ठीक है, 120 ही होता है ना, 15 8 जा 120 करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में आंसर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac का कितना आ गया, 169 में से 20 गया 49। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 49। करेक्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 49 आ गया। अब ये जब आप निकाल लोगे, आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो अब आपको लिखना है आपका फॉर्मूला मेथड। क्या है आपका फॉर्मूला मेथड, लिखो तो बाय फॉर्मूला मेथड। क्या है आपका फॉर्मूला मेथड, ध्यान से देखना यहां पे। फॉर्मूला मेथड जो मैंने यहां लिखा है उसको लिखो वापस से, जो कि है दोस्तों x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला मेथड फॉर्मूला, ये हमने लिख लिया। अब यहां पे एक लाइन यहां पे मैं खींच देता हूं, सो दैट यहां पे हम लोग सॉल्व करें। अब यहां पे देखना ध्यान से, ये आपको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू है यानी फॉर्मूला है, इसमें आपके वैल्यूज पुट ऑन करना है। तो x का वैल्यू निकालना है ऑब्वियसली आपको, यानी कि x ही कोऑर्डिनेट है, इसमें x रहेगा तो x निकालना है, y रहेगा तो y निकालना है। जो भी वेरिएबल रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपके निकलेंगे। अब यहां पे अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना जो भी मैं बोल रहा हूं। x इज इक्वल टू, ये माइनस बी लिखा हुआ है, यानी कि माइनस तो रहेगा, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b का वैल्यू चेक करो, b 13 है तो माइनस 13 हो गया।
फिर प्लस माइनस लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने एक स्मार्ट वर्क क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 49 पहले निकाल के रखा, यानी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग इसके अंदर 49 और अपॉन क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय a। तो a कितना है हमारे पास, देखो a 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2। समझा। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -13 तो पहले से ही था, प्लस माइनस रहेगा अंडर रूट ऑफ 49 कितना होता है 7 होता है ना, 49 का रूट कितना होता है 7 होता है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो बीच में प्लस भी है माइनस भी है, तो एक बार 13 क्या करेगा प्लस करेगा 7 के साथ और नीचे 4 आ जाएगा, और एक बार जो है 13 जो है -13 जो है वो माइनस करेगा 7 के साथ और अपॉन 4 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, एक बार प्लस किया क्योंकि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस केस में क्या होगा, एक बार प्लस भी होगा एक बार माइनस भी होगा। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -13 प्लस 7 कितना होता है, 13 में से 7 गया 6 और बढ़ेगा साइन माइनस, तो -6 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -13 -7 कितना होता है -20 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू -6/4 कितना होता है 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो आप 3/2 भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो -3/2 आ गया x का वैल्यू, और दूसरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 अपॉन 4 यानी 5, 4 5 से 20 होता है तो -5, तो x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू -5। दिस इज योर आंसर बाय फॉर्मूला मेथड। आप ये -3/2 के बदले 1.5 भी लिखोगे तो भी आपके मार्क्स सेम रहेंगे, कोई परेशानी यहां तक नहीं रहेगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। तो अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्मूला मेथड इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। फॉर्मूला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एक फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन पूछने में जाएगा। तो जितना हो सके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, और इसको तो जरूर से कर लेना। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3b। तो क्वेश्चन नंबर 3b में अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया तो आपको जनरली आप देखोगे तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको सिर्फ 2 सॉल्व करना है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो नहीं भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बाई चांस आएंगे तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो यहां पे हमको पूछा क्या है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो जैसे एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि रियल एंड इक्वल पूछा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहेगा। नेचर पता चल गया ना, रियल और इक्वल है, और रियल और इक्वल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमें पता चला। हमें पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका के का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जो कि है के y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 प्लस 6। तो पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के ही मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये अलग ही कुछ दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो के वाई मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, के वाई स्क्वायर हो जाएगा, के वाई मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, और यहाँ पे +6 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा थोड़ा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, करेक्ट है, दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, हमको के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक लॉजिक निकालना पड़ेगा कि मुझे ये रियल एंड इक्वल दिया हुआ है। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है कि रियल एंड इक्वल कब होता है, जब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो हमें बोल रहा है यहां पे गिवन दैट नेचर जो है इसका, ठीक है, नेचर इज रियल एंड इक्वल। लिखो यहां पे रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब ये है दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना तो पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले एबीसी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल फॉर्मूला। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो इसके हिसाब से मेरा इसको अगर कंपेयर करूंगा तो a के जगह पे k लिखा हुआ है, यानी a इज इक्वल टू k हो गया। यहां पे b के जगह पे क्या लिखा है, -2k लिखा हुआ है, तो b इज इक्वल टू -2k हो गया। और c के जगह पे 6 लिखा हुआ है, यानी c इज इक्वल टू 6 हो गया। तो मुझे a b और c का वैल्यू जो है यहां पे मुझे मिल रहा है, करेक्ट है। यहां पे a और b और c का वैल्यू मुझे मिल गया। लेकिन एक्चुअल में हमको कंडीशन पता है, क्या कंडीशन है हमारे लिए, कि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो पहले तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये रियल एंड इक्वल है। तो बी स्क्वायर क्या है, b मेरा है -2k, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर बीच में है माइनस और 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है, k है मेरे पास, तो लिख दो k, फिर मल्टीप्लाई बाय c कितना है हमारे पास 6, तो लिख दिया 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और k का स्क्वायर k, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। ये क्या बन गया,
4k² बन गया। समझ में आ रहा है? करेक्ट है दोस्तों। ये हो जाएगा -4k मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 6 4 24, ये हो जाएगा -24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो k मेरा दोनों में ही कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, k कॉमन निकाल सकता हूं। तो एक बनेगा 4k - 24 इज इक्वल टू 0। ये k इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा मेरे पास 4k - 24 इज इक्वल टू 0, यानी 4k इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो k विल बी इक्वल टू 24/4 हो जाएगा, एंड दैट देयरफॉर k आपका 6 4 24 होता है, तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहां पे हमने k का वैल्यू निकाल लिया, बिल्कुल आसान तरीके से। आप देख सकते हो, आपको वही पूछा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको पूछा है k का वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, हमने उसको लेके सॉल्व किया, क्योंकि रियल एंड इक्वल दिया है, मतलब b² - 4ac मेरा 0 होगा, तो हमने इसको निकाल दिया, और कितनी आसानी से आपने k इज इक्वल टू 6 का वैल्यू जो है वो निकाल लिया है दोस्तों। करेक्ट है, समझ में आ गया यहां तक? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नंबर 3b, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो जरूर से प्रैक्टिस करके ले लो, जितना हो सके उतना मेहनत कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है, ध्यान से देखना, एक आपका सम वाला क्वेश्चन। सम वाला क्वेश्चन मतलब क्या होता है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपको थियोरेटिकल चीजें दी हुई है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे क्या बोल रहा है कि राम हैज 50 मोर रुपीज दैन श्याम, मतलब राम जो एक बंदा है उसके पास कितना है, 50 ज्यादा रुपया है श्याम से। तो हम लोग मान लेंगे कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट राम हैज x रुपीज। ठीक है, ठीक है, लेट राम हैज x रुपीज और राम हैज 50 मोर रुपीज देन श्याम। ठीक है, ठीक है, पहले हम लोग ये मान लेते हैं, एक ध्यान से देखना, हम लोग क्या मानेंगे ना, ध्यान से इसको चीज को देखो अच्छी तरीके से, कि यहां पे क्या बोल रहा है कि राम हैज 50 मोर रुपीज देन श्याम। तो मैं मान लेता हूं कि श्याम के पास, सबसे पहले श्याम जो है ना आपका, इसका नाम क्या रखता हूं मैं, लेट श्याम हैज x रुपीज। तो राम के पास कितना होगा, राम के पास कितना होगा, 50 ज्यादा होगा, यानी कि x + 50 होगा। जैसे श्याम के पास x था तो राम के पास उससे 50 ज्यादा है ना, तो x + 50 होगा। ठीक है ना, x + 50 रुपीज होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इज 15,000, मतलब जो राम है, राम के पास है x + 50 और श्याम जो है जिसके पास सिर्फ x रुपया था, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं यानी मल्टीप्लाई करूं तो कुल मिला के कितना आता है, जो कि आता है दोस्तों 15,000 रुपए आता है। ये मेरा गिवन कंडीशन दिया हुआ है। तो हमें पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन हैव, मतलब हमें दोनों का ही अमाउंट निकालना है, राम का भी और श्याम का। तो हमें इक्वेशन मिलेगा, यहां पे x मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय x इज नथिंग बट x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 50 इज नथिंग बट 50x। यहां पे 15,000 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊं, अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा -15,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ये कैसा दिख रहा है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग आवर फैक्टराइजेशन, जो सबसे सिंपल होता है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन से करूंगा। तो सबसे पहले ये पहला और तीसरा टर्म को मल्टीप्लाई करता हूं, साइड में लिखता हूं। अगर आप देखोगे तो ये 15,000 है, -15,000 है, मल्टीप्लाई बाय x², तो ये हो जाएगा -15,000 x²। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है, जिसको प्लस करके मेरा 50 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 50,000 आ जाए। तो दिमाग लगाओ कि यार क्या हो सकता है। पहली बात तो 15,000 किसके टेबल में जाएगा, 15,000 जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, लेकिन 150 को अगर 100 से माइनस करूंगा तो 50 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग क्या सिंपली बोल सकते हैं कि 150x माइनस करूंगा मैं 100x से। ठीक है, तो 150x में से 100x गया, कितना बचेगा, 50x बचेगा, और 150x मल्टीप्लाई बाय -100x करूंगा तो ये आ जाएगा 15,000x², जो कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके वो दो नंबर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, x² प्लस 50x की जगह पे क्या लिखोगे, 150x माइनस 100x लिखोगे, -15,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब दो के ग्रुप बना लो और सॉल्व कर लो, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप सॉल्व कर लो। यहां पे x कॉमन है तो ये हो जाएगा x + 150। ठीक है, यहां पे क्या कॉमन है, 100 कॉमन है ना दोनों में, तो -100 कॉमन, x + 150। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक बार ये और ये दोनों सेम हो गए, मतलब एक बार आपको x + 150 लिख देना है एक ब्रैकेट में, और ये x बचा है और -100 बचा है, इसको एक बार लिख देना है, -100 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार ये इज इक्वल टू 0, एक बार ये इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे दैट इज x + 150 इज इक्वल टू 0 और x - 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये अलग हो गया, इसको रफ वर्क में डाल देना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू -150 और x
इज इक्वल टू 100। मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गए। अब आप एक चीज जानते हो कि हम निकाल रहे हैं पैसा, यानी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहां पे x इज इक्वल टू -150 आए तो ये निगेटिव नहीं हो सकता। जो रुपीज होता है इट कैन नॉट बी निगेटिव, तो हम लोग ये नहीं लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100। तो x मैंने क्या माना था, x शाम का पैसा माना था, तो देयरफॉर श्याम हैव 100 रुपीज। तो शाम के पास कितना रुपया है, 100 रुपए। ये हमने निकाल लिया, शाम के पास कितना आ गया, 100 रुपए, क्योंकि हमको क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन हैव। तो शाम का हमने निकाल लिया 100 रुपीज, लेकिन राम के पास x प्लस 50 है, यानी इससे 50 ज्यादा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो राम है उसके पास कितना रहेगा, तो राम हैव x प्लस 50। x प्लस 50 है ना, तो x कितना है, 100 है, तो 100 प्लस 50 यानी कि 150 रुपया देगा। तो राम के पास कितना है, 150 रुपया। ठीक है, शाम के पास है 100 रुपया, राम के पास है 150 रुपया। दिस इज योर आंसर। दोनों के दोनों बंदे लोग का आंसर हमने निकाल दिया। राम के पास 150, उसके पास 100 रुपया। समझ में आ गया। तो ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो इसको जरूर से देखना है और दिमाग में रखना है और उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का बेसिक चीज क्या होता है कि आप उसको कन्वर्ट करके सबसे पहले उसका इक्वेशन बना लो। एक बार आपका इक्वेशन बन गया तो चाहे आप उस पर फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, चाहे आप उस पर फॉर्मूला मेथड लगा लो, आपको बस सॉल्व करना है और फैक्टर निकालना है, यानी वैल्यू निकालना है। तो आपने निकाल लिया, इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। करें आगे बढ़े, चलो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सॉल्व एनी टू। हाँ, अब ये क्वेश्चन मजेदार होता है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो होता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, अकेला ही होता है वैसे तो, ए नहीं होता इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 2 क्वेश्चन आता है आपको, 8 मार्क्स के लिए आता है। 8 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ, तो अगर एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से पूछा जाएगा तो आपको 4 मार्क्स बन सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है ये वाला, क्या क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग का खेल है। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years अगो एंड 3 year hence, मतलब 2 साल पहले और 3 year hence मतलब 3 साल बाद जो है वो 84 है, मल्टीप्लीकेशन करके। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो हमको प्रेजेंट एज निकालना है, तो मैं मान लेता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, जो प्रगति है इसका जो प्रेजेंट एज है इज इक्वल टू एक्स ईयर है, मैंने मान लिया क्या है, एक्स ईयर है। अब हमको बोल रहा है कि प्रगति एज 2 years अगो, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा, अभी उसका प्रेजेंट एज एक्स है, तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा, 2 years अगो उसका एज कितना होगा, एक्स माइनस 2 होगा। समझ लो मेरा 10 साल का एज अभी है, तो 2 साल पहले मैं कितना हो जाऊंगा, 10 माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 हो गया, एक्स माइनस 2 ईयर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एक्स है, एक्स माइनस 2। फिर आपको बोल रहा है कि 3 साल हेंस मतलब बाद में, तो 3 years आफ्टर, 3 साल के बाद कितना होगा बताओ, अभी कितना है, अभी x है, 2 साल पहले x माइनस 2 था, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर। तो ये 2 कंडीशन हमें दिए हुए थे। ठीक है, अब पहला कंडीशन बोलता है, मतलब 2 चीज तो दिए थे, लेकिन कंडीशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 साल पहले जो उसका एज था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ऐसा लिखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या बोल रहा है यहां पे हमें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो 2 साल पहले एज था यानी x माइनस 2 एज जो था, और 3 साल बाद वाला जो एज था उसका प्रोडक्ट, तो मतलब x माइनस 2 और x प्लस 3, इन दोनों का जो एज था, इसको अगर मैं प्रोडक्ट लूं यानी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, यानी कि x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। ये हो गया हमारा इक्वेशन तैयार। अब इसको हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी एक मेथड, फॉर्मूला मेथड या फिर आप अपना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करें सॉल्व फटाफट से आपके लिए। चलो अब यहां पे देखो, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x इज माइनस 2x। ठीक है, फिर ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई किया, अब ये दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो x मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज नथिंग बट माइनस 6 इज इक्वल टू 84। सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस 2x प्लस 3x में से 2 गया, कितना बचेगा, x बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये 84 को इधर लाओ, माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 84 कितना होता है, माइनस 90 होता है, इज इक्वल टू 0। और ये तैयार हो गया आपका इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया दोस्तों तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारा नॉर्मल वाला फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको आपको क्या करना है, पहले टर्म और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो कि है एक्स स्क्वायर और माइनस 90, तो माइनस 90 एक्स स्क्वायर। ठीक है,
माइनस 90x² है। इन दोनों को आपको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन करके माइनस 90x² आना चाहिए और प्लस करके x आना चाहिए। तो पहले बताओ 10 9 90 होता है, करेक्ट है? तो 10 9 मतलब 10x 9x, 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1x बचेगा, तो 10x माइनस 9x हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा। तो हमारा स्प्लिट क्या हो रहा है? स्प्लिट अगर देखोगे यहां पे तो क्या आ रहा है? x², बीच वाला क्या लिखोगे? प्लस 10x माइनस 9x, तीसरा टर्म माइनस 90 इज इक्वल टू 0। समझा? ये तो आपका रफ है, रफ होके इसको लिख के रखना, लेकिन आप जब भी पेपर में साइड में आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको साइड में लिख के रखना, ताकि पेपर को भी एग्जाम चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपने इसको खुद से सोचा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जैसे हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं? दो का ग्रुप बनाओ। ठीक है, तो ये x कॉमन x प्लस 10 हो गया, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, दोनों सेम आ गए। x प्लस 10, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू माइनस 10, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमको पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज, तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको क्रॉस कर लो, ये नहीं हो सकता। x मेरा प्रेजेंट एज है प्रगति का, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति कितना आ गया? प्रगति का प्रेजेंट एज कितना है? 9 इयर्स। कितने साल की है वो? 9 साल की है। करेक्ट है? कितना सिंपल था क्वेश्चन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, प्रगति के बारे में आ सकता है और किसी के एज आ सकता है, फादर सन वाला एग्जांपल जितना हो सके, ये सभी टाइप के एग्जांपल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ये मैंने कराया है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। करेक्ट है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो कि है दोस्तों बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा डेंजरस भी है, और इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। तो चलो फटाफट से सॉल्व कराते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछा है इसको समझते हैं। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 एक नंबर है, इसको हम डिवाइड करें अगर किसी नेचुरल नंबर द्वारा, तो क्वोशिएंट 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर, 6 ज्यादा 5 टाइम्स द डिविजर, ये याद रखो माइंड में। मतलब +6 5 मल्टीप्लाई बाय द डिविजर, ठीक है, मतलब जो डी का वैल्यू रहेगा, और रिमाइंडर भी आएगा 1। तो हमें क्यू निकालना है यानी क्वोशिएंट, और डी निकालना है यानी डिविजर, दोनों निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो नेचुरल नंबर हमें पूछा है डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द नेचुरल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया कि वो जो भी नेचुरल नंबर रहा होगा वो क्या होगा? एक्स होगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब मानने के बाद मैं एक चीज मान लेता हूं कि देखो ये जो मेरा नेचुरल नंबर है इसको मैंने एक्स माना है, तो एक्चुअल में मेरा नेचुरल नंबर क्या है? डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। तो जिससे डिवाइड होता है वो क्या होता है? डिविजर होता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा डिविजर है मेरा एक्स हो गया। तो इन शॉर्ट मेरा डिविजर इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, डिविजर ही मेरे लिए क्या हो गया है दोस्तों? एक्स हो गया है। क्वोशिएंट क्या दिया हुआ है? क्वोशिएंट देखो यहां पे क्या बोल रहा है, क्वोशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, नॉट क्वोशिएंट। क्वोशिएंट जो है वो 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर। तो 5 टाइम्स द डिविजर मतलब 5x, और 6 मोर यानी 5x प्लस 6। समझा? क्वोशिएंट मेरा क्या आ गया? 5x प्लस 6 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंडीशन बन रहा है। डिविडेंड हमारा कितना है? मेन नंबर कौन है ये? तो डिविडेंड हमारा कौन हो गया? 460। डिविडेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कितना हो गया? डिविडेंड 460। ठीक है, डिविडेंड मेरा डिविडेंड होता है ना, डिंड 460 हो गया, क्योंकि यही नंबर डिवाइड करने वाला, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है। ठीक है ना, क्वोशिएंट ऊपर वाला आता है और रिमाइंडर हमें दिया हुआ है 1। तो हमें एक और चीज दिया है जो कि है रिमाइंडर, इसको भी लिख लो, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये चार ही चीज होता है कोई भी डिवीजन में, ये हमने लिख लिया। हमको क्यू एंड डी का वैल्यू निकालना है, मतलब क्वोशिएंट का निकालना है और डिविजर का निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत ईजी है, लेकिन इसको करना कैसे? मुझे एक चीज पता है दोस्तों। क्या पता है? अगर आप मैथमेटिक्स थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको एक चीज पता होगा कि डिविडेंड मतलब होता है डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, आपने मैथ्स तो बचपन से पढ़ा है। तो डिविडेंड मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक चीज पता है कि ये 8 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, तो 2 4 जा 8 होता है, -0, तो ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये आपका डिविजर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है। तो जब डिविजर जब क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर से जाके प्लस होता है, तब जाके ये डिविडेंड बनता है। तो वही चीज है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको समझ में आया बेसिक चीज?
ये मैंने आपको करा दिया, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। तो जो वैल्यू दिया है वो हम लोग डाल देते हैं सबसे पहले। तो जो भी चीजें हैं यहां पे डाल दो, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, ठीक है, जो भी चीज है, ठीक है, डाल देते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट है, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान देना है। डिविडेंड कितना है मेरे पास, 460 डाल दिया, इज इक्वल टू डिविजर कितना है मेरे पास, x, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब डॉट लिखता हूं मैं। क्वोशिएंट कितना है मेरे पास, 5x प्लस 6, और प्लस करना है मुझे, रिमाइंडर कितना है 1। अब मैं इसको चाहूं तो सॉल्व कर सकता हूं ना, बेसिक बता सकता हूं। तो ये हो जाएगा 460 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 5x यानी 5x स्क्वायर हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 6x हो गया, और ये प्लस 1 हो गया। यहां तक समझा। इसमें कुछ फेरबदल कर सकता हूं क्या, 1 को इधर भेज दूंगा तो 460 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 459 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 459। मतलब इन शॉर्ट मेरा यहां पे हो गया 459, क्योंकि 1 से जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x हो गया। इसको सीधा कर दूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, इसको इधर ला दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 459, माइनस, एक सेकेंड, देखो ये हो जाएगा प्लस 459 का माइनस 459 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, फैक्टराइजेशन से या फॉर्मूले से, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे, इसे करो, मैं नॉर्मल करता हूं जो कि हमारा फैक्टराइजेशन ही होता है। तो इसमें क्या करना होता है, पहली बात तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देख लो। अगर कॉमन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कॉमन निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से मतलब पहला टर्म और दूसरा लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। तो करो यार, 5x स्क्वायर 459 से मल्टीप्लाई करो, साइड में करके 459 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 45 होता है, 4 कैरी, 5 5 25, 29 2 कैरी, 5 4 20 और 22, 2295। तो 2295 क्या है, x स्क्वायर, वो भी माइनस में। इन दोनों को स्प्लिट करना है हम लोग को इस प्रकार से कि हमारा जो प्लस करके आए वो 6 आए। तो ऐसे क्या दो नंबर हो सकते हैं जो दोनों को स्प्लिट करके हम लोग ला सकते हैं, करेक्ट है, यही हम लोग को सोचना है, ठीक है। सोचो यहां पे ऐसे क्या दो नंबर है तो प्लस करके ये आ जाए। अब यहां पे मैं अगर बताऊं तो दो हमारे जो आंसर आएंगे वो आ जाएंगे दोस्तों 51। अगर मैं लेता हूं, देखो ये 51 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से, देखो करके देखता हूं, 5 4 5 1 5 5 5 25, ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे, 4 1 4 4 5 20, ये हो जाएगा 2295। अरे बराबर आ गया यार, एक नंबर, मैंने बस एक अंदाजा मारा तो आ गया, 2295 आ रहा है, मतलब 55 और 45 ले सकते हैं हम लोग। तो दो नंबर कौन से हैं, एक है मेरा 55 और दूसरा है मेरा 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, तो एक को माइनस देना और यहां पे बीच में प्लस चाहिए, मतलब छोटे वाले को माइनस दे दो, ये 55x ये 45x, हमारा मतलब क्या आ रहा है 5x स्क्वायर। ये 6x की जगह पे क्या लिखोगे, 55x माइनस 45x, ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आ जाए 2295, ठीक है, और प्लस करके ये आ जाए। देखो 55 में से 45 गया, 6 बचेगा, माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिज्म बना दो, बाकी डिलीट मार दो, इसको नहीं, इसको डिलीट नहीं मारना, सॉरी, इसको डिलीट नहीं मारना, इसको आप वहीं पे ना ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे। अब बाकी चीजें यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो ध्यान देना। अब इसका ग्रुपिज्म बना दो दो का, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकलेगा, तो 5 और x कॉमन निकल गया, मतलब x प्लस 11 बच गया, करेक्ट है, सही जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, x प्लस 11 बच गया, करेक्ट है ना, ये हो गया, हाँ हाँ 11 x बचेगा, नहीं x, हाँ x कॉमन निकाल दिया ना मैंने, x प्लस 11 बच गया, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे 45 अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ पे भी x प्लस 11 बचेगा। तो मतलब इन शॉर्ट 5x माइनस 45 क्या बच रहा है, देखो x प्लस 11, ठीक है, और 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। मतलब इन शॉर्ट मेरा x इज इक्वल टू माइनस 11 आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आ रहा है 5x इज इक्वल टू 45, तो x विल बी इक्वल टू 45 अपॉन 5, यानी कि x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास दो x के वैल्यू आ गए, एक आ गया माइनस 11, एक आ गया x इज इक्वल टू 9। तो एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, x किसका वैल्यू है, डिवीजर का वैल्यू है। तो x मेरा डिवीजर का वैल्यू है, मतलब मेरा x का जो वैल्यू है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि मेरा जो हमने x माना था वो एक्चुअल में क्या माना था। अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगाओगे, आपको थोड़ा भी आइडिया होगा, तो एक्चुअल में मेरा नेचुरल नंबर हमने x माना था, और कभी भी कोई नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका किस्सा खत्म। तो हमारा x इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। x क्या है, मेरा डिवीजर। तो एक्चुअल में जो मेरा आया है, ये मेरा क्या आया है, देयरफॉर ये मेरा आया है डिवीजर।
तो डिवीजर मेरा कितना आ गया 9, डिवीजर मेरा 9 आ गया। दूसरा क्या निकालना है, डिवीजर निकालना था, क्वोशिएंट निकालना था क्यू। क्यू का वैल्यू क्या है देखो हमारे पास, क्यू का वैल्यू है 5x प्लस 6, यानी कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू 5x प्लस 6। तो 5x के जगह पे है 9 प्लस 6, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 45 प्लस 6 यानी 51, तो क्यू का वैल्यू भी आ गया 51। दिस इज योर आंसर, मतलब डिवीजर 9 है, डी 9 है और क्वोशिएंट 51 है। तो ये दो चीज हमने निकाल लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, और इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या ही बताऊं। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो आपको बहुत ज्यादा बेसिक तौर पे समझ में आ गया, और इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट, समझ में आ गया, क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, यहां पे ध्यान से आप लोग देखना, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो अब एक लास्ट एग्जांपल जो बचा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोई एक ही सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको जो कि थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ध्यान देना थोड़ा अच्छी तरीके से, क्या बोल रहा है यहां पे देखो, 1/4 माइनस पी माइनस 1/2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो ये दिख रहा है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, ये 2 प्लस पी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। ये 4 माइनस पी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस तो है, ये 4 माइनस पी उधर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 4 माइनस पी हो जाएगा। और ये नीचे अब देखोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करेक्ट, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो करके देखो, ये 4 माइनस पी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 2 प्लस पी के साथ, ठीक है। और ये इक्वल टू 1/4, इसको मैं एज इट इज छोड़ता हूं। अब देखो यहाँ पे ऊपर कुछ छेड़छाड़ होएगा क्या, ये माइनस पी है, ये प्लस पी कैंसिल हो गया, ये -4 है +2, तो मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 + 2, यानी -4 + 2 यानी -2 बचेगा ऊपर। और नीचे अगर आप देखोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8, फिर -p मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2p, ये हो गया। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय p इज +4p, और -p मल्टीप्लाई बाय +p इज -p², और ये इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या, पर उसके पहले मैं कुछ कैंसल आउट जो होता है वो करके देखता हूं। तो ये -2 ऊपर अकेले का वैसे ही है, -2 जो है ना वो सेम वैसे का वैसे ही, इसमें कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। हाँ, एक और चीज ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ एक चीज और हमने थोड़ी सी गलती ये की है जो कि आप लोगों को करेक्ट करना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है। एक एक्चुअल में हमने एक गलती की है, क्या कि ये ब्रैकेट में आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस पहले से ही था ना और ये पूरा उधर गया। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दोगे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, देखो ये 2 + p तो पहले से ही था, ठीक है, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +p, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा वापस से ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा -4 + 2 यानी कि -2, ठीक है, 4 - 2 -2 और p + p यानी 2p, तो +2p, तो -2 + 2p। और नीचे यहां पे आप देखोगे तो ये 8 पहले से ही है, ये -2p और 4p में से 2p गया, मतलब +2p बचेगा और -p² बचेगा, और इज इक्वल टू 1/4। अब जाके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2p यानी कि 8p हो गया, ठीक है, अपॉन, ठीक है। अपॉन की जरूरत है क्या, नहीं, अपॉन की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू बीच में लिखा हुआ है। अब ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 2p - p²। करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई परेशानी। अब इन दोनों को एक साथ लेके आओ और इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दो। देखो यहां पे ध्यान से, तो ये देखो ये क्या है, -8 + 8p, -8 + 8p है, और ये पूरा उठा के इक्वल के ये साइड लाओ तो ये भी हो जाएगा -8, ये -2p हो जाएगा, +2p था इधर आया, -2p हो जाएगा, और ये -p² + p² हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0 अकेला बच जाएगा। अब यहां पे देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, देखो 8p में से 2p गया, पहले तो -8 - 16 हो गया, 8p में से 2p गया, कितना बचेगा, 6p बचेगा, प्लस p² है इज इक्वल टू 0, सीधा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p² + 6p - 16 इज इक्वल टू 0। और ये किस तरह दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा अभी दिख रहा है। अब चलो इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो क्या करेंगे, पहला और तीसरा मल्टीप्लीकेशन, तो -16p², इस प्रकार मिडिल टर्म स्प्लिट करो, प्लस करके 6 आना चाहिए, 8 2 = 16 होता है, तो 8 - 2 मतलब 8p है यहाँ पे, अभी 8p - 2p, ठीक है। तो ये हो जाएगा p² + 8p - 2p - 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे मिडिल टर्म हमने स्प्लिट किया हुआ था। अब यहाँ पे आप देखोगे दो का ग्रुप बन जाएगा, तो ये p + 8, यहाँ पे -2 कॉमन, p + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, p + 8, ठीक है, और ये हो जाएगा p - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि p + 8 इज इक्वल टू, एक बार 0 हो गया और लिख दिया, और ये p - 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू -8 आ गया एक वैल्यू, और यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, p - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब उधर जाएगा तो p इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारे दो आंसर आ गए, तो p इज इक्वल टू -8 और p इज इक्वल टू +2, ये हमारे फाइनल
क्लियर कट आंसर आ गए। तो देखो कितना बड़ा एग्जांपल था, लोगों को देख के सिंपल लग रहा होगा, लेकिन देखो इसीलिए लास्ट में पूछा हुआ है आपको। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। -8 और 2 वी गॉट द आंसर। एंड उम्मीद करता हूं कि बहुत सुंदर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपने अच्छी तरीके से समझ भी लिया होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, और ये पूरा इसमें से ही आप पढ़ लेना जरूर से। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर इसके जैसे ही आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करके लेना। इसी के साथ दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। अब तीसरे चैप्टर का वीडियो आप जाके देख लो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से पूरा अलजेब्रा खत्म कर दो ताकि आप आगे भी पढ़ाई कर सको ज्योमेट्री की। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो जरूर से अपना प्यार बनाए रखना, अपने दोस्तों को शेयर करके बताना इस परिश्रम बैच के बारे में, और सभी लोग को हमारे एप्लीकेशन पे आने के लिए जरूर से आमंत्रित करना, यानी इनवाइट करना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। ठीक है।